हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूं, लगभग 4 डेज के बाद में। और ये वीडियो आपको 5 डेज में मिल रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूं आप लोग वीडियो का इंतजार करते हैं। जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो पूरा पूरा वीडियोस देख रहे हैं, इस बात की मैं आशा रखता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजें जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं वीडियो लाया हूं ब्रिटिश काल के प्रशासनिक एवं उनकी नीतियों के बारे में। उनकी आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक नीतियां कैसी रहीं। तो सबसे पहली नीति या अधिनियम, जिसको चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चार्टर एक्ट बोलें या अधिनियम बोलें, वो एक ही बात है। तो सबसे पहली जो प्रशासनिक नीति है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं वीडियो के इस पार्ट को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के आर्थिक, प्रशासनिक एवं सैनिक कार्यों पर संसद के आंशिक नियंत्रण के लिए यह एक एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसे गवर्नर जनरल को नियंत्रित करने के लिए कहा गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद स्थापित की गई थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था तथा प्रथम 4 पार्षद फ्रांसिस, बारवेल, क्लेवरिंग एवं मानसन थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 सहायक न्यायाधीश रखे गए। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। कोई व्यक्ति जो कंपनी के अधीन सैनिक अथवा असैनिक पदाधिकारी हो, वह किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, दान, पारितोषिक इत्यादि नहीं ले सकता था। इस एक्ट के अंतर्गत ही कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। इन बातों से आप यह समझ लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये नीति में सबसे पहला जो एक्ट आया, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए ही था। मोटे तौर पर अगर समझें, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो करप्ट हो चुके थे, भ्रष्टाचारी हो चुके थे। जितना मुनाफा हो रहा था अपनी जेब में ही डाल रहे थे। इसका एक उदाहरण अगर आप समझें तो रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक एम्प्लॉय था जिसने खूब मुनाफा कमाया और मुनाफा वो अपने पॉकेट में डालता गया। कहते हैं पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में और पूरे ब्रिटिश काल को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला व्यक्ति आपका रॉबर्ट क्लाइव था। अंत में हालांकि उसकी मृत्यु बड़ी भयानक तरीके से हुई। हम यहां पर समझ रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के बारे में, तो इसलिए बड़े गौर से समझिए। तो ये जो एक्ट लाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लाया गया, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट करप्ट लोगों को हटाया जा सके। तो सबसे पहले तो आपने यही समझा होगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के आर्थिक, प्रशासनिक एवं सैनिक कार्यों पर संसद के आंशिक नियंत्रण के लिए यह एक्ट लाया गया था। यानी उस पर कुछ थोड़ा दबाव बना रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसलिए यह एक्ट लाया गया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। लॉर्ड नॉर्थ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश किया। तब जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाने के लिए बोला और उसके तहत कई सारे नियम और अधिनियमों में बदलाव किए। जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी आ गई थी। अब ये प्रेसिडेंसियां बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही काम करेंगी। और इस एक्ट के तहत
जो बंगाल का गवर्नर था अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस एक्ट के तहत एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, स्थापना की गई। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश रखे गए थे। एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था एलिजा एम्पे, जबकि 3 जो न्यायाधीश थे वो उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन नामों को मैं आपको मॉक टेस्ट में जरूर करवाऊंगा। जब तक के लिए आपके लिए क्वेश्चन भी है कि बताइए एलिजा एम्पे के साथ में 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे। आगे की बात करते हैं। इसमें एक जो मुख्य अधिनियम में जो मुख्य बात थी वो अब आ रही है, क्या कि इस एक्ट के तहत अब से जो भी कर्मचारी या अकर्मचारी, मतलब चाहे सैनिक हो या असैनिक हो, वो किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी दान, उपहार, पारितोषिक इत्यादि नहीं ले सकता था। और इस एक्ट के तहत अगर हम देखें तो कलकत्ता के गवर्नर को, जो कलकत्ता का गवर्नर था, वो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का उसको अधिकार दिया गया था। यानी अब पावर जो थी वो गवर्नर जनरल के हाथों में आ गई थी। यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि ऐसे सभी के लिए कानून बनाने का अधिकार उसके पास आ गया था। बीच में बताते हुए जो बच्चे की आवाज आ रही है इसको इग्नोर करिएगा। ये मेरा छोटा बेटा हरी है।